Hello friends, today we discuss about the distribution of drugs. Means we read before drug absorption and route of administration, and today we read about the distribution of drugs. Distribution means after absorption, drug absorbed in systemic circulation. एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद में ड्रग को अपने टारगेट ऑफ एक्शन पे जाना है। उसके लिए ड्रग को आपका ट्रांसफर होना पड़ेगा, मींस उसको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आपको ब्लड प्लाज्मा से उसको रिमूव होना पड़ेगा। इसके लिए अपन को ध्यान रखना होता है। देखिए, डिस्पोजिशन एक टर्म आता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ब्लड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। Distribution means reversible process. Reversible process means lipophilic drugs can go out from blood and come in blood. ब्लड में आ भी सकती है और ब्लड से जा भी सकती है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। एलिमिनेशन का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें कि आपका मेटाबॉलिक और एक्सक्रीशन आपका इंक्लूड होता है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट्स। वन कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग्स का जाना, मिस मेडिसिन का जाना। अब बात आती है कि कंपार्टमेंट्स क्या है। कंपार्टमेंट्स है जैसे आपका ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल से मिस इसकी एपिथेलियम से ड्रग आपकी बाहर जाएगी, कहां जाएगी? ईसीएफ में, और ईसीएफ से कहां जाएगी? सेल्स में। इसका मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट जिसे अपन सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं वो है आपका ब्लड, और सेकेंड कंपार्टमेंट ईसीएफ, और थर्ड कंपार्टमेंट आपका टिश्यू सेल्स। इस तरह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मींस ब्लड से ईसीएफ में, ईसीएफ से आपका मींस सेल में, डायरेक्ट आपके सेल में भी जा सकती है ड्रग, और ईसीएफ के थ्रू भी जा सकती है। तो इसका मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मींस सेंट्रल कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट्स में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मींस क्या होता है? हमेशा ही पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिपोफिलिक है ड्रग का नेचर कैसा? लिपोफिलिक, और लिपोफिलिक ड्रग्स का आपका ट्रांसफर या अपन कहेंगे डिफ्यूजन हमेशा पैसिव डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है कि ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग ही और मींस फ्री ड्रग, आपका ब्लड में ड्रग फ्री भी हो सकती है और बाउंड भी हो सकती है, लेकिन ओनली फ्री ड्रग का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कब तक होता है? जब तक कि आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश न हो जाए। मींस इक्विलिब्रियम तक आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन कंपार्टमेंट टू नेक्स्ट कंपार्टमेंट। अब है कि आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है टिश्यू परमेबिलिटी। मींस टिश्यू आपका किस तरह से उस ड्रग के लिए परमेबल है, और उसको उस पे आपका कौन कौन से फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स अपने मेनली है। एक आपका फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये टिश्यू परमेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका मॉलिक्यूलर साइज पीके और आपका केओडब्ल्यू ऑफ ड्रग अपन पढ़ चुके हैं। अपन को पता है कि पैसिव डिफ्यूजन के लिए मॉलिक्यूलर साइज कितना होना चाहिए? 100 to 400 डाल्टन होना चाहिए। ओके, उसका मॉलिक्यूलर साइज आपका ध्यान रखना है कि पीके आपका वीक ड्रग, वीक अपन पीके फाइंड कर चुके हैं हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और आपका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो आपका लगभग 1 है, मिस मोर देन 1 होना चाहिए। वैसे 1 से 2 अपन KOW मिस ऑयल फेज अपॉन वाटर फेज का जो रेशियो है वो आपका मोर देन 1 होना चाहिए फॉर पैसिव डिफ्यूजन के लिए। फिर आपका है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। आपके शरीर में 6 तरह के बैरियर्स अपन जनरली पढ़ते हैं, जिसमें से सेल मेम्ब्रेन है वो आपका यूनिवर्सल बैरियर है। उसके अलावा आपके 5 बैरियर्स है। उसमें 5 बैरियर्स आपके कौन कौन से हैं? कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, जो कि आपका ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज का आपका बैरियर है, उसमें से आपका ड्रग को ईसीएफ में जाना है। नेक्स्ट बैरियर आपका ट्रिपल बी है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब बात आती है कि बैरियर क्या चीज है। बैरियर का मतलब है कि आपका वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए तो कंप्लीटली इम्परमेबल है, लेकिन लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए भी आपका सिलेक्टिवली परमेबल है। ओके, ये स्पेशल टाइप के टाइट जंक्शंस होते हैं। यहाँ पे टाइट जंक्शन होता है, और ये टाइट जंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। उन सेल्स का नाम है पेरिसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। ये सेल्स होती है जो कि आपका स्पेशल परमेबल होती है।
अब बात आती है कि इन सेल्स के अलावा भी इन बैरियर्स पे एंजाइमेटिक बैरियर्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो अगर कोई सेल्स आपकी एंटर कर भी जाती है तो ये एंजाइम्स जैसे माओ है, कोलिनेस्टरेजेज है, ये आपके एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट कर देता है, मेटाबोलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मिस अगर मान लीजिए कोई ड्रग आपकी जैसे लिपोफिलिक नेचर में है, वो बैरियर को क्रॉस करके ट्रिपल बी मिस ब्रेन में पहुंच चुका, अब ब्रेन से वापस भी तो उसको आना है, क्योंकि अंदर गई तो उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसका लिपोफिलिसिटी कम हो गया, वो आप वहां जाके आपका हाइड्रोफिलिक हो गया। अब हाइड्रोफिलिक को बाहर निकालने के लिए प्रोसेस तो ऊपर वाले ने व्यवस्था की है, उसके लिए आपका पीजीएफ एंड ओएटीपी एनायनिक ट्रांसपोर्ट है। ये ट्रांसपोर्टर मींस इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर उन्होंने बनाया है, जो कि आपका अंदर गए हुए मटेरियल को वो आपका हाइड्रोफिलिक कंडीशन में कन्वर्ट होने के बाद में वो उसको बाहर निकालते हैं। इस तरह से आपका ट्रिपल बी काम करता है और ब्लड सीएसएफ बैरियर आपका काम करता है। अब बात आती है कि आपका इन ड्रग्स के, अच्छा एक और बात ध्यान रखना है कि जो आपका ये बैरियर है, ये वाटर सोल्यूबल ड्रग्स एक जगह ऐसी है जो आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी उसमें एंटर कर सकती है, और वो हाइड्रोफिलिक ड्रग आपका वो प्लेस कौन सा, सीटीजेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो आपका सीटीजेड वाला पार्ट है, वहां पे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी मींस वोमिटिंग ड्रग है, वो भी एंटर कर सकती है। इसलिए हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी वोमिटिंग का काम करती है। उसका रीजन है कि आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग कैन एंटर इनटू द ब्रेन विदाउट एनी प्रॉब्लम, मींस आपका बिना किसी रुकावट के ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उनमें आपका ट्रिपल बी नहीं होता है सीटीजेड के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। अब बात आती है कि अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है और उसको आपका ब्रेन में आपको एंटर करना ही है, तो उसके लिए आपको स्पेशल अप्रोचेज है जो कि अपन यूज में लेते हैं आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। सबसे पहला कौन से अप्रोच है कि अपन इसके लिए स्पेशल परमेबिलिटी एनहांसर्स यूज में लें, जो कि आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ओके, ऑस्मोटिक डिसऑक्सन फॉर ट्रिपल बी, उसमें अपन मैनिटोल यूज में लेते हैं, एंड यूज डाइहाइड्रोपिरिडिन रिडॉक्स सिस्टम फॉर ड्रग कैरियर के लिए। डाइहाइड्रोपिरिडिन रिडॉक्स सिस्टम भी यूज में लिया जाता है, किसके लिए, आपकी ड्रग को एंटर करवाने के लिए। ये आपका ट्रिपल बी है। नेक्स्ट है आपका मिस ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर की क्या जरूरत है कि आपका मदर और फीटस के ब्लड में एक बैरियर होना चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड, अगर मदर कोई दवाई ले रही है, कोई मेडिसिन ले रही है, वो फीटस को एक्सपोज ना कर सके। अगर फीटस को एक्सपोजर मिला उस मेडिसिन के लिए, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। उस हार्मफुलनेस को कम करने के लिए आपका ये बैरियर आपका काम करता है। अब है बात कि आपका जो प्लेसेंटा है, जो ह्यूमन प्लेसेंटा है, वो अर्ली प्रेगनेंसी में आपका 25 माइक्रोन तक आपकी उसकी थिकनेस होती है, और लास्ट फुल प्रेगनेंसी में आपका 2 माइक्रोन तक की आपकी थिकनेस ऐसा माना जाता है, ऐसा ऑब्जर्व है। यस, नेक्स्ट आगे है कि आपका अगर फिर भी मदर को कोई मेडिसिन दिया और वो आपका फीटस आपका उसमें एक्सपोज हुआ, तो उसमें कुछ आपके ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं, साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। उन साइड इफेक्ट्स को टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं, और जो ड्रग है उसको अपन टेरेटोजेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टेरेटोजेंस का मतलब होता है, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता है जन्मजात विकृति। ओके, तो ये आपका प्लेसेंटल बैरियर हुआ। ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये क्या काम करता है, ये भी एक तरह का एस्ट्रोसाइट और पेरिसाइट सेल्स का बैरियर है, जो काम करता है कि आपकी जो हाईली मल्टीप्लाइंग सेल्स है, जो आपका स्पर्म्स फॉर्मेशन सेल्स होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उनको मिस हार्म ना कर सके। ओके, इसलिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर यूज में लिया जाता है। ये हुआ आपका टिश्यू परमेबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट आपका ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। जिस ऑर्गन में जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, परफ्यूजन का मतलब ब्लड सप्लाई, जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, जितना ज्यादा आपका उसका साइज होगा, उसमें आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होता है। ओके, यही तो कारण है कि आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर बॉडी में इक्वल नहीं होता है, और उसी कारण से अपन एक आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन जनरली क्या बोला जाता है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट का मतलब क्या है, एवरेज ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि सभी ऑर्गन्स का साइज सेम नहीं है, सब में ब्लड परफ्यूजन रेट सेम नहीं है, सबका आपका मींस ब्लड सप्लाई इक्वल नहीं है, इसलिए उनमें आपका सब में अलग अलग वॉल्यूम आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सबको मिला के उसका एवरेज निकाला जाता है, जिसके कारण से जो आता है उसे अपन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है।
नेक्स्ट आपका बाइंडिंग ऑफ ड्रग कंपोनेंट्स। अब ड्रग आपका दो जगह बाइंड हो सकती है, आपके ब्लड के कंपोनेंट्स के साथ में बाइंड हो सकती है और आपके टिश्यू कंपोनेंट्स के साथ में बाइंड हो सकती है। ब्लड कंपोनेंट्स में आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स आता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और साथ में क्या आ सकता है, मींस आपका हीमोग्लोबिन, आपकी आरबीसी में सेल्स आ सकते हैं, और साथ में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ये एंजाइम्स आते हैं, आरबीसी आता है और हीमोग्लोबिन मींस आरबीसी सेल मेम्ब्रेन आता है। इस तरह से आपका बाइंडिंग मींस ब्लड कंपोनेंट्स के साथ में बाइंडिंग होता है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो ब्लड कंपोनेंट्स के साथ में बाइंडिंग होती है उसमें बॉन्डिंग आपको एक्सेप्ट कोवलेंट बॉन्ड के अलावा इसमें सभी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका परमानेंट बॉन्ड माना जाता है, वो इरिवर्सिबल बॉन्ड माना जाता है। इसके अलावा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स है, वो आपका उसमें बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण से वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ब्लड कंपोनेंट्स के साथ में बाइंडिंग को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब है कि आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसमें ड्रग का बाउंड होना आपका, जैसे 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी है, 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स अपन पढ़ते हैं। एल्बुमिन है, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, आपका लिपोप्रोटीन्स है एंड ग्लोब्यूलिन्स है। सबसे ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग एल्बुमिन के साथ में होता है, अबाउट 60% बाइंडिंग आपकी एल्बुमिन के साथ में होती है। ओके, एल्बुमिन की 4 साइट्स होती है और 4 साइट्स पे अलग अलग ड्रग्स के नाम के साइट से बोला जाता है। उन साइट्स को, जैसे फर्स्ट साइट है, फर्स्ट को बोला जाता है वारफेरिन साइट, सेकंड को बोला जाता है डाइजिपम साइट, थर्ड को बोला जाता है डिजिटॉक्सिन साइट एंड फोर्थ को बोला जाता है टेमोक्सिफेन साइट। इस तरह से चारों साइट्स का आपका अलग अलग नाम होता है। हाँ, ध्यान रखना है, एक ड्रग मोर देन वन साइट से बाइंड हो सकती है और वन साइट पे आपका एक से ज्यादा ड्रग्स बाइंड हो सकती है। लेकिन जो आपका ये जनरल आपको याद रखना है कि फर्स्ट साइट को वारफेरिन बोला जाता है, सेकंड को आपका डाइज़ेपाम बोला जाता है, थर्ड को आपका डिजिटॉक्सिन बोला जाता है और फोर्थ को आपका मींस टेमोक्सिफेन साइट बोला जाता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो नोन एज ओरोसोम्यूकोइड, mainly basic drugs such as imipramine, lidocaine and quinidine bind होती है, quinidine, lidocaine and the imipramine basic drugs bind होती है mainly इस पे। ओके, नेक्स्ट आपका ड्रग है लिपोप्रोटीन्स, और लिपोप्रोटीन्स में बेसिक ड्रग्स बाइंड होती है, इसमें मेनली आपकी क्लोरोप्रोमासिन ड्रग बाइंड होती है, क्लोरोप्रोमासिन। नेक्स्ट आपका है ग्लोब्यूलिन पे 5 बाइंडिंग साइट्स होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा, और इन पे भी आपका स्पेसिफिक इनका नाम दिया जाता है कि गामा ग्लोब्यूलिन पे बाइंडिंग आपका जो ड्रग है वो आपका मेनली एंटीजेंस बाइंड होती है, और कई बार पूछा गया है गामा ग्लोब्यूलिन्स पे आपका बाइंडिंग क्या होता है, एंटीजेंस। ओके, एंटीजेंस की बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट आपका इसमें जो अलग अलग है उसको आपको याद कर लेना है, जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 1 को ट्रांसकॉर्टिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंडिंग साइट बोलते हैं, अल्फा 2 को सेरुलोप्लाज्मिन बाइंडिंग, और सभी विटामिन मींस आपका फैट सोल्यूबल विटामिन आपका यहीं पे बाइंड होती है एडीई के। ओके, नेक्स्ट आपका बीटा 1 ग्लोब्यूलिन, इसमें ट्रांसफेरिन और फेरसाइन, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन कैरोटीनॉइड्स बाइंड होती है। ओके, ये सभी आपको याद कर लेने हैं, और इन्हें याद करने के बाद में आपको मींस प्रोटीन बाइंडिंग का आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लड सेल्स, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने वाला सब्सटेंस आपका क्या है, इमिप्रामिन और क्लोरोप्रोमामिन, हीमोग्लोबिन एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ में बाइंडिंग होने वाला लिपिड सोल्यूबल एंड सेडेटिव बाइंड्स हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपका है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सभी कार्बोनिक इनहिबिटर्स आपके इसी पे बाइंड होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लाइक एस्टाजोलामाइड इसी पे बाइंड होता है। अब है कि आपका टिश्यू बाइंडिंग में अपन को सबसे ज्यादा लीवर के बाद में किडनी, लंग्स एंड मसल्स, किडनी, लंग्स एंड मसल्स, ये आपका बाइंडिंग प्रोसेस है। जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा लंग्स में, लीवर में, फिर किडनी में, फिर लंग्स में, फिर मसल्स।
ओके, इस तरह से आपको बाइंडिंग याद करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपका बाइंडिंग का एनालिसिस कैसे करेंगे, कि आपका कौन सा ड्रग आपका मतलब कितना बाइंड हो रहा है, उसका एनालिसिस करने के लिए अपन दो मेथड्स यूज में लेते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि अपन उसमें ब्लड में से आपका कोई चीज अपन सेपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें अपन ब्लड सैंपल ही यूज में लेते हैं। इसके लिए अपन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपीज को यूज में ले जाता है। और एक है इनडायरेक्ट मेथड, उसमें अपन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा को पहले सेपरेट किया जाता है, उसके बाद में उसका अपन एनालिसिस करेंगे। ओके, तो मींस आपका डायरेक्ट मेथड में आपका क्या क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री और आयन सेलेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और इनडायरेक्ट मेथड में है इक्विलिब्रियम डायलिसिस, डायनेमिक डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायाफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन एंड जेल फिल्ट्रेशन। जेल फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायनेमिक डायलिसिस एंड इक्विलिब्रियम डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायाफिल्ट्रेशन, ये सभी आपके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। अब है दोनों का कंपैरिजन, मींस आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और टिश्यू बाइंडिंग, दोनों का अपन को कंपैरिजन मींस डिफरेंस याद रखना है। ओके, सबसे पहला है बाइंडिंग इन्वॉल्व वीक बॉन्ड्स एंड रिवर्सिबल। टिश्यू में आपका रिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है और इसमें वीक बॉन्डिंग और रिवर्सिबल। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, याद रखिएगा, इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। नेक्स्ट है ड्रग्स हैव स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा ओनली ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये ऑल ओवर बॉडी में, इसमें लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों है इसका ऐसा, क्योंकि ये तो ऑल ओवर बॉडी में, ओनली ब्लड में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टी हाफ ऑफ द ड्रग शॉर्ट होता है, टी हाफ शॉर्ट टी हाफ होता है, और इनका लॉन्ग टी हाफ होता है। हाफ लाइफ है यहाँ पे लॉन्ग है टिश्यू बाइंडिंग में। फिर है आपका डज नॉट रिजल्ट टॉक्सिसिटी, यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं होती है, टॉक्सिसिटी शो नहीं करता, ये आपका टिश्यू टॉक्सिसिटी आपका शो करता है, टिश्यू टॉक्सिसिटी, जिसे अपन नेक्रोसिस बोलते हैं, मेनली नेक्रोसिस, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं, टिश्यू टॉक्सिसिटी। एंड नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन पॉसिबल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। अब डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन आपको समझना है, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन पॉसिबल और यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे अपन ने एल्बुमिन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, इस पे कितनी साइट्स है, ड्रग बाइंडिंग की 4 साइट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 4 साइट्स है। इन 4 साइट्स पे अगर जैसे फर्स्ट साइट पे आपकी ड्रग का बाइंडिंग वारफेरिन है, वारफेरिन है, वारफेरिन की जगह अगर इस वारफेरिन के साथ में अगर आप वारफेरिन के साथ में सैलिसिलेट्स दे रहे हैं, वारफेरिन के साथ में इंडोमेथासिन या फेनिटोइन, सॉरी, यहाँ पे अपन इंडोमेथासिन या एंडोमेथासिन या फेनिटोइन दे रहे हैं, तो वारफेरिन का डिस्प्लेस हो, क्योंकि दोनों की एफिनिटी, जिसकी ज्यादा एफिनिटी होगी वो ज्यादा देर तक बाइंड होगा, जिसकी कम एफिनिटी होगी वो कम बाइंड होगा। तो अगर इंडोमेथासिन और आपका फेनिटोइन इसके साथ में दिया जाता है तो वारफेरिन को यहाँ से डिस्प्लेस करके और ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बीमारी को, एक आपको डिजीज ध्यान रखना है, कर्निकटेरिस। कर्निकटेरिस में क्या होता है, कर्निकटेरिस में आपका सल्फोनामाइड्स और विटामिन के डिस्प्लेसेस बिलिरुबिन फ्रॉम द बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और सल्फोनामाइड्स और विटामिन के डिस्प्लेसेस बिलिरुबिन फ्रॉम देयर बाइंडिंग। तो बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसके कारण से येलोइशनेस आता है, और उस ऐसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, कर्निकटेरिस बोलते हैं। नेक्स्ट, सैलिसिलेट डिस्प्लेसेस मिथोट्रिक्सेट। ओके, इस तरह से आपको ये डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन याद रखना है, और इन दोनों का कंपैरिजन आपको याद रखना है कि दोनों में क्या कंपैरिजन, किस तरह से डिफरेंस है, मींस वी आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और टिश्यू बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। फिर काइनेटिक्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसमें आपके 4 प्लॉट यूज में लेते हैं अपन। सबसे पहले है डायरेक्ट प्लॉट, फिर है स्कैटर चार्ट प्लॉट, देन आपका क्लोज प्लॉट और लाइन वीवर बर्क प्लॉट या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट,
और हिचकॉक प्लॉट। इस तरह से ये 4 तरह के प्लॉट्स हैं जो कि इसके काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आपका है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ड्रग जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई ब्लड कैपिलरीज से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया और वहां से फिर अगर ब्लड में आता है, या कहें कि आपके जैसे टिश्यूज है मींस मेनली मसल्स और फैटी टिश्यूज में आपका एक्स्ट्रा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हाईली आपकी क्या है, हाईली लिपोफिलिक टिश्यूज है, जिसके कारण से आपका लिपोफिलिक या अपन कहें कि लिपोफिलिक ड्रग्स है वो आपका मसल्स और फैटी टिश्यूज में चले जाते हैं। फैटी टिश्यूज से फिर वापस जैसे ब्लड में उस ड्रग की आपकी अमाउंट कम होगा, वापस ब्लड में जाती है, तो उसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ये ऐसा होना मतलब उस ड्रग का आपका लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, अगर जिसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कम होता है या फास्ट होता है तो उस कंडीशन में अपन को ध्यान रखना होता है कि वो ड्रग आपकी जल्दी उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो आपका ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लास्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे फाइंड करेंगे और क्या होता है ये आपको समझिए। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके बॉडी के, आपके ब्लड के कितने एरिया में आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और वो कैसे फाइंड करते हैं? वो फाइंड करते हैं कि आपका सभी ऑर्गन्स में आपका साइज है, ब्लड प्रोफ्यूजन है, वो सेम नहीं होता है। इसलिए अपन एवरेज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, जिसे अपन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला VD इक्वल टू होता है आपने कितना डोज एडमिनिस्टर्ड किया है, डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मतलब X अपॉन C। VD इक्वल टू होता है X अपॉन C। इसको टोटल क्लियरेंस के केस में कैसे शो करते हैं? CLT इक्वल टू होता है VD इंटू K आपका कांस्टेंट होता है, मींस आपका CLT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। VD इक्वल टू होता है CLT अपॉन K, टोटल क्लियरेंस अपॉन कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं अपन टी हाफ के केस में। VD को शो किया जाता है आपका टी हाफ इंटू टोटल क्लियरेंस अपॉन VD इक्वल्स टू टोटल क्लियरेंस और VD अपॉन 0.693। ये आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं। ओके, ये आपका इस तरह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, इसमें कोई भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। अपने स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो अच्छी नॉलेज के साथ में मिल सके। ओके।